हेलो स्टूडेंट, मैं श्री के.बी. अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल से संगीता जालानी, कक्षा 8, विषय हिंदी, और पाठ है अपना कौन सा 5वां गद्य, सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो ये जो है पाठ, उसका प्रकार कौन सा है? साक्षात्कार, यानी इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। तो इसकी शैली कौन सी है? प्रश्नोत्तर शैली में, यानी बच्चों ने डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछे और उनकी जिज्ञासाओं का डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया। तो डॉक्टर कलाम जो थे, ये जो साक्षात्कार है कब लिया गया? जब वह राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे, यानी वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। और वे क्या थे? बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो ये जो है पाठ वो किस पर आधारित है? बच्चों और डॉक्टर कलाम की बातचीत पर आधारित है। तो इसमें हमारी जो पुस्तक है उसमें ही ये फोटो दिया गया है, क्या कि चारों ओर जो है बच्चे डॉक्टर कलाम को घेर के बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर कलाम जो है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, वो एक वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और उनका जो है किससे विशेष लगाव था? बच्चों से उनका विशेष लगाव था। और उनका स्वभाव कैसा था? सरल स्वभाव। तो वो कैसे सरल स्वभाव के इंटेलिजेंट यानी होशियार व्यक्ति थे। तो बच्चों ने उनसे जो अपनी जिज्ञासाएं थी, उस तरह की जिज्ञासाओं के अनुसार बच्चों ने उनसे सवाल पूछे और डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिए, ताकि बच्चे कुछ सीख सके, उनसे कुछ प्रेरणा ले सके। इस तरह के उन्होंने उत्तर दिए। तो पहला जो विद्यार्थी था उसने डॉक्टर कलाम से क्या सवाल पूछा? उन्होंने सवाल पूछा बच्चों ने कि आपके बचपन की कोई यादगार घटना जो है वो हमें बताइए। तो डॉक्टर कलाम ने 5वीं कक्षा में जो उनके साथ घटना घटी थी वह बताते हुए क्या कहा कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे शिक्षक कौन थे? श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो उनकी एक बात वो आज भी याद कर रहे हैं कि एक दिन वो हमें कक्षा में बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। जब किताब में ये टॉपिक आया तो जो उनके शिक्षक थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की। कैसे? उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। यानी रामेश्वर के समुद्र तट पर जो है शिक्षक बच्चों को लेके गए। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो जब बाल मन से ही कोई जिज्ञासा हमारे अंदर बैठ जाती है तो हम उसके अनुसार उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होती है? जिससे हम मेहनत करते हैं और आगे और अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो उस वक्त की जो एक घटना है वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम को याद है। क्या कह रहे हैं? इससे मुझे बहुत ही मदद मिली, बहुत ही मेरी जिज्ञासा पढ़ने के बारे में बढ़ी, इससे मुझे प्रेरणा मिली। दूसरे जो विद्यार्थी ने पूछा कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यानी कौन सी भाषा में हमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो डॉक्टर कलाम ने क्या कहा कि मातृभाषा कैसी होती है? सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए बचपन में हमें कौन सी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मातृभाषा को। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी जो मातृभाषा में है वो अच्छी तरह से समझ सकता है और अपने विचार भी है वो अपनी मातृभाषा में अच्छी तरह से वो व्यक्त कर सकता है। कहते हैं ना एक पुराना किस्सा अकबर और बीरबल का, कि किसी की मातृभाषा को जानना हो तो क्या करना। तो एक व्यक्ति को काफ़ी सारी भाषाएं आती थी और उसने बीरबल को चुनौती दी थी कि कोई भी मेरी भाषा को पकड़ के बताए कि मेरी मातृभाषा है तो उसको इनाम मिलेगा। तो उसके साथ फिर बीरबल ने ऐसी घटना करी कि उसको गुस्सा आया और वो तुरंत गालियाँ बोलना शुरू हो गया। तो बीरबल ने कहा कि यही तुम्हारी मातृभाषा है।
तो अचानक से जब हमारे मुंह से कुछ निकलता है तो वो क्या होती है? हमारी मातृभाषा ही होती है। तो अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं कि बचपन की पढ़ाई हमें किसमें करनी चाहिए? हमारी मातृभाषा में। क्या कहा है उन्होंने? सुनिए। मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। उन्होंने माध्यमिक कक्षा तक यानी 10वीं तक की कक्षा तक की पढ़ाई कौन सी भाषा में? मातृभाषा में की है। और कॉलेज की पढ़ाई के बारे में भी उनके क्या विचार है? कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई और मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। तो कलाम का क्या मानना है कि कॉलेज की पढ़ाई भी हम मातृभाषा में कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं अब्दुल कलाम? कलाम ये कह रहे हैं कि जो ये अंग्रेजी है हमने इतनी मुश्किल से उसको सीखा है, तो वो ऐसे ही छोड़ देने के लिए नहीं है। क्यों नहीं छोड़ देनी है अंग्रेजी भाषा? क्योंकि जब हम अपने देश से बाहर जाएंगे, विश्व स्तर पर यानी दूसरे देशों में जाएंगे, तो जो लोग हिंदी भाषा नहीं जानते हैं या हमारी भाषा को नहीं जानते हैं, उनसे हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तो दूसरे लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए अंग्रेजी भी आना जरूरी है, इसलिए उसका भी अध्ययन करना हमें चाहिए, उसको भी छोड़ देना नहीं है। फिर एक आगे विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? यानी कलाम जो है इतने ऊंचे पद पर आसीन थे, इतनी उन्होंने खोज की, तो विद्यार्थी सोच कह रहे हैं कि भी हमको भी आपकी तरह बनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो क्या कहेंगे कलाम? मेहनत का कोई तोड़ ही नहीं है, सभी को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। जैसे विवेकानंद ने क्या कहा है कि जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो तब तक हमको क्या करना है? पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है, भागते ही रहना है। किसके पीछे? अपने लक्ष्य के पीछे। तो इसी तरह कलाम क्या कह रहे हैं? जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। तो सबसे पहले हमको लक्ष्य जो है कि हमको क्या बनना है वो निर्धारित करना है। उसके बाद क्या करना है? हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। यानी जब हमको हमारा लक्ष्य मिल जाए, उसके बाद उसकी तरफ आगे बढ़ने का हमको प्रयास करना है और श्रम करना है, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। केवल हमने अगर लक्ष्य बड़ा सोचा है और कुछ काम नहीं किया तो वो कोई मतलब नहीं होगा, उस चीज़ का, उस बात का, उस सोच का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो लक्ष्य पहले निर्धारित करो, फिर उसकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करना है, श्रम करना है। और क्या कह रहे कलाम? कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत करो क्या है? एक मुहावरा, यानी हमको दिन रात जितना कर सकते हैं उससे अधिक हमको क्या करनी है? मेहनत करनी है। किस लिए? उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बाधाएं और कठिनाइयां आती रहेगी, लेकिन हमको उनसे डरना नहीं है, उनको गिरा के आगे बढ़ना है। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, यानी समस्याओं को हमें हराना होगा, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो उससे पहले हमको क्या करना है? ज्ञान अर्जित करना है। और ज्ञान हम किससे अर्जित करेंगे? पुस्तकों से। क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र कौन होती है? किताबें। किताबों से हमें जो ज्ञान मिलता है उसका सानी कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है। तो उसके पहले कलाम क्या कह रहे हैं? उसके लिए हमको ज्ञान अर्जित करना होगा। दूसरे विद्यार्थी ने क्या क्वेश्चन पूछा? वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है?
यानी कौन सी ऐसी चुनौती है जिसका हमको आज भी सामना करना पड़ रहा है। तो कलाम क्या कहते हैं कि सन 2020 तक, यानी अभी कौन सा सन चल रहा है, 2020, तो भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना। यानी अभी हमारा देश जो है क्या विकसित हो गया, क्या विकासशील है। तो लेखक क्या बोल रहे हैं, विकसित के रूप में इसको परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसको हमें पूरा करना है। फिर एक दूसरे विद्यार्थी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तो कलाम ने क्या जवाब दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यानी किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हम मुश्किल में फंसे हुए देखें तो हमें वहां से चुपचाप निकल जाना नहीं है, अपने ऊपर किसी भी संकट की परवाह किए बिना उसकी मदद करना, यही सबसे बड़ा साहस है। फिर एक और विद्यार्थी है, वह क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो हम जो प्रवासी भारतीय है वह भारत के प्रति कैसे गर्व की भावना को विकसित करें। तो क्या कह रहे हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक वृद्ध भारतीय परिवार का अंग है। यानी भारत के मूल का कोई भी व्यक्ति है वो भारत पूरे वृद्ध यानी बहुत बड़े भारत का एक अंग है। उसको ऐसा ही सोचना है कि मैं भी भारत का एक अंग हूँ और उससे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर उसको क्या होगा, गर्व होगा। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो हम हमारी अगर मातृभूमि से जुड़े हुए हैं और जो प्रवासी भारतीय है वो भी जुड़े हुए हैं, तो यह क्या है, उनके लिए गौरव की ही बात है। फिर एक विद्यार्थी जो है वह क्या कह रहा है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि आजकल हर कोई बच्चे का क्या है, लक्ष्य बड़ा आदमी बनने का है। और बड़ा कौन सा, उनके मन में परिभाषा बैठ गई है, कौन सा, जो सूट बूट पहन के ऑफिस में काम करता है वही व्यक्ति बड़ा है। जो मजदूर, जो व्यक्ति मजदूरी के वेश में यानी धोती कुर्ता पहन के जो किसान के रूप में खेती करता है या दस्तकार है या कलाकार है वो बड़ा नहीं है। तो ये जो है क्या हो गई है, गलत लोगों के मन में ये भावनाएं बैठ गई है। तो हर कोई जो है व्यक्ति क्या बनना चाहता है, वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर आदि बनना चाहता है। पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। तो जो बच्चा क्या कह रहा है, मैं भी ऐसे ही परिवार से हूँ और काफ़ी बच्चे ऐसे ही परिवार से, ऐसे मतलब किसान, दस्तकार आदि के परिवारों से। तो जो व्यक्ति है, जैसे किसान के बेटे भी है वो आजकल किसान नहीं बनना चाहते, या दस्तकार के बच्चे भी दस्तकारी नहीं सीखना चाहते, वो अपने जो पैतृक व्यवसाय है उसको छोड़ना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश दिया कलाम ने, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। यानी जैसे हम हमारे शरीर के किसी भी अंग को तोड़ नहीं सकते, अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही कलाम क्या कह रहे हैं, ये सभी जो व्यक्ति है वो भी भारत के महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। यानी एक राष्ट्र के रूप में क्या है, हमको सभी को उन सब की जरूरत है। जैसे अगर जूते बनाने वाला है वो जूते नहीं बनाएगा तो लोग पहनेंगे क्या, लेकिन उसको उतना महत्व नहीं मिल पा रहा है। तो कलाम क्या कह रहे हैं, सभी इस भारत के क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। यानी जिसके व्यक्ति के जो पैतृक व्यवसाय है उन्हीं क्षेत्रों में उनको खूब उन्नति करनी चाहिए।
तो ये इतना पार्ट हमने अभी पढ़ा, बाकी का दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये अपना वीडियो जो है स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी और पार्ट है 5। इसके पहले का आपने वीडियो देखा होगा, ये उसके बाद का आधा वीडियो है। कौन सा है पार्ट? सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। यानी बच्चे जो है सवाल पूछ रहे हैं कलाम से और कलाम उसका शांति से अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करना कलाम को अच्छा लग रहा है, ताकि वो खुद उनको कुछ प्रेरणा दे सके कि बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है, तो वो निरंतर आगे बढ़े। तो एक विद्यार्थी है जो कलाम से क्या क्वेश्चन करता है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी से संभव होने देगी? तो कलाम क्या जवाब दे रहे हैं? विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। यानी विकास होगा, यानी जनसंख्या अपने आप जो है जितनी गति से बढ़ रही है उतनी गति से नहीं बढ़ेगी, थोड़ी कम जनसंख्या होगी। तो विकास स्वयं जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। आपको पता ही होगा कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? चीन की। और सेकंड नंबर कौन सा आता है? हमारा भारत देश। तो छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये जो है इस मान्यता को किससे बल मिलेगा? अगर व्यक्ति पढ़ेगा तो अपने आप उस बात को बल मिलेगा। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। तो रोजगार यानी क्या है? सभी व्यक्ति को नौकरी मिले जिससे वो अपने घर का, परिवार का भरण पोषण कर सके। तो कलाम क्या कह रहे हैं? 2020 तक जो है युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। एक और नेक्स्ट विद्यार्थी है, वो क्या क्वेश्चन कह रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2030 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? यानी आप कैसे कह सकते हैं? ये विद्यार्थी जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। किसको क्वेश्चन पूछ रहा है? कलाम से। तो कलाम ने क्या जवाब दिया? भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। तो इसमें 54 करोड़ जो लोग हैं, यानी आधी से भी ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है। ये हमारी राष्ट्र शक्ति है। जो युवा जो है 25 वर्ष की उम्र के, वो हमारी राष्ट्र की क्या है? शक्ति है, ताकत है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका उपलब्ध है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति जो हमें देती है वो भी है, और हमारी कुछ निश्चित योजनाएं भी है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। तो जो 50% से अधिक यानी 54 करोड़ जो युवा है, तो उनके विचार अगर अच्छे होंगे, एक होंगे, तो निश्चय ही, पक्का ही भारत जो है विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। एक विद्यार्थी और जो है कार्तिक नाम का, वह क्वेश्चन कर रहा है। क्या क्वेश्चन करता है? कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यानी जिन व्यक्तियों के पास, जिन विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं हैं, तो वो कैसे बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करें? क्योंकि आजकल हर बड़े संस्थान बड़ी बड़ी फीसें भी लेता है। तो कैसे इन समस्याओं से उबरे? तो कलाम क्या बोल रहे हैं? स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। यानी जो विद्यार्थी एक फिक्स रेशियो होता है, उससे अधिक परसेंटेज अगर लाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है,
रुपए देती है ताकि वो आगे की पढ़ाई अच्छी तरह से बिना मुश्किलों का सामना किए कर सके। तो कलाम क्या बोल रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। तो बैंकों से भी हम ऋण ले सकते हैं बिना ब्याज पे। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। यानी हमें कठोर परिश्रम भी करना होगा और हमारे कार्य जो है कैसे होने चाहिए, उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छे, तभी हम हमारे सामने आने वाली समस्याओं को पराजित कर सकेंगे। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। तो कलाम क्या कह रहे हैं, हमारे सामने जो भी विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही है, उनसे हमें हार नहीं माननी है। क्या कहते हैं वो अपने पाठ्यक्रम में एक नई है कविता, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण तुझे मिला वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो कलाम क्या कह रहे हैं कि हमें जो हमारे सामने जो बाधाएं आ रही है, विघ्न आ रहे, उनसे हमको पराजित नहीं होना है, बल्कि उनका सामना करना है ताकि वो एक के बाद एक निरंतर कम होती जाए। तो दूसरा एक विद्यार्थी है, वह वापस कलाम से सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी जो राजनीति में है उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो कलाम क्या कह रहे हैं, जिम्मेदार राजनीति की दूरदर्शिता पूर्ण नीतियां बनाता है। दूरदर्शिता यानी बहुत दूर तक देख के कि उसका क्या परिणाम होगा, इस प्रकार जो भविष्य में भी हमारे लिए हितकारी हो, ऐसी वो नीतियां बनाता है। कौन? अच्छे जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। महात्मा गांधी का क्या उदाहरण दिया कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ाई लड़ी, अच्छे गुणों के साथ और निस्वार्थ यानी खुद का कोई स्वार्थ नहीं, जिसमें सबका हित हो वह काम कैसा होगा, अच्छा ही होगा। तो उन्होंने निस्वार्थ भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। तो हम जो कार्य करें वो पारदर्शी यानी दूसरों को पता चले कि हमने कितना अच्छा किया है। तो ऐसे कार्यों से और जो पुराने भूतकाल में जो व्यक्ति हुए हैं उनसे गुण लेते हुए अच्छे कार्य को करना है। साथ ही साथ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यानी जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे यानी जो जिनकी दैनिक जरूरियात है वो पूरी नहीं होती है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे है, तो उनके उत्थान के लिए भी जो राजनीतिज्ञ है उनको क्या करना होगा, काम करना होगा। एक और जो है विद्यार्थी वो वापस क्वेश्चन कर रही है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 तक लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो कलाम ने क्या जवाब दिया, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। यानी राष्ट्र की जो सुरक्षा है वह भी 2020 के विजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। क्या आपको पता है कि पहले हमारे देश में पायलट कोई भी महिला नहीं थी, या कुछ समय पहले जो है
सीमाओं पर भी महिलाओं को नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब क्या है, बिना किसी भेदभाव के, स्त्री पुरुष के भेदभाव के बिना दोनों की नियुक्ति जो है की जाती है। तो उसमें पुरुष या महिला के आधार पर कोई भेदभाव आज नहीं होता है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। तीनों सेनाएं कौन सी? जल, थल और वायु। तीनों सेनाओं में महिलाओं की भी बराबर की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। तो महिलाएं जो है किसी भी क्षेत्र में जहां उनकी रुचि है उसमें भाग लेके अपना जो है सहयोग वो दे सकती है। पहले जो है उनको ऐसा अधिकार नहीं था, लेकिन आज उनको बराबर पुरुषों के समान अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए कोई भी लड़की जो है जितना योगदान चाहे वो कर सकती है, महिला या लड़की कोई भी। जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। जोधपुर जब दौरे पे गए थे कलाम, तब एक बच्चे ने उनको क्या सवाल पूछा? क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? यानी जो हमारे देश के विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दौरे। तो उस दौरे पे जो ज़्यादा खर्च होता है, क्या हम उसको कम कर सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम क्या जवाब देते हैं? तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। कलाम ने क्या कहा? पहले मंचों पर जो विशेष अतिथि होते थे उनके लिए बड़ी कुर्सी होती थी, लेकिन आज वो कुर्सी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? अब वह कुर्सी यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो जो बिना फालतू के जो खर्चे हो रहे हैं, धीरे धीरे वो अनावश्यक खर्च नहीं होगा, ऐसा कलाम ने उस विद्यार्थी को आश्वासन दिया। तो इस प्रकार से ये अपना पाठ 5वां है जो ये पूरा होता है यहीं पे। तो अपने आगे के 4 पाठ है उसका आपने स्वाध्याय लेकर कर दिया होगा, इसका भी कर देना।